सागर जी। वो रणवीर आया नहीं अभी? अरे रणवीर तो राखी बनाने गया है ना ऋषिकेश। उसे राखी मनाना नहीं बोलते, उसे राफ्टिंग करना बोलते। हाँ वही वही, याद दिस वाली। आई नो आप लोग सभी अपने फेवरेट होस्ट रणवीर अरोड़ा को बहुत बहुत मिस कर रहे होंगे, बट समहाउ एनी रीजंस रणवीर अरोड़ा के और भी सारे शोज चल रहे हैं और भी वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो कई बार हमें डेट्स नहीं मिल पाती। और हमारे शो का फॉर्मेट भी ऐसा ही है कि हम अपने आर्टिस्टों को भी वेट नहीं करा सकते, क्योंकि आर्टिस्टों की भी अपनी डेट्स होती हैं, उनको भी आगे परफॉर्म करना होता है। तो चलिए, ये तो बात रही रणवीर अरोड़ा की, उनको आप नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। और जैसा कि हमारे शो का भी फॉर्मेट है, हम आर्टिस्टों को भी वेट नहीं करा सकते, क्योंकि आर्टिस्टों की भी अपनी डेट्स होती हैं, उन्होंने भी आगे परफॉर्म करना होता है। तो चलिए, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जिनका नाम है राहुल कुमार रजक जी। और उनके साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, जिनको मैं प्राउडली और बहुत ही टू बी माई हार्ट, मैं उनका नाम बहुत ही आदर सम्मान से लेना चाहूँगा, पंडित बिरजू महाराज जी। हम सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं और बहुत आज से नहीं, बहुत ही वर्षों से हम इस नाम को जानते हैं, जिनकी तालीम और जिनकी जो ये टैलेंट, ये शिक्षा उन्होंने कई विद्यार्थियों के साथ शेयर की है। तो ये भी उन्हीं के एक शागिर्द, उन्हीं की एकेडमी से राहुल कुमार रजक जी हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कॉलर भी हैं। तो और ज़्यादा हम अब राहुल जी के साथ ही इंटरेक्ट होंगे और उनके साथ ही इस शो को आगे बढ़ाएंगे, और वो ही अपनी जर्नी के बारे में, अपने टैलेंट के बारे में आप तक सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि आप एंटरटेन भी हो पाएँ और उनकी कला के बारे में जान भी पाएँ। तो चलिए, बुलाते हैं राहुल कुमार रजक जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए राहुल कुमार रजक जी का। राहुल कुमार रजक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कला भूषण मंच पर। और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू करते हुए और आपके साथ इंटरेक्ट होते हुए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम कुछ आपका डेट्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। आपने काफ़ी अभी ट्रैवल कर रहे थे आप अपने इवेंट्स के लिए और जो भी शोज़ वगैरह आप करते हैं, तो आज फाइनली आपके साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में रणवीर अरोड़ा जी, जो हमारे शो के होस्ट हैं, वो समहाउ किसी रीज़न से आज किसी और शूट में बिजी हैं, तो फिर मुझे आपके साथ इंटरेक्ट होने का आज मौका मिल रहा है। तो शायद ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा सा, जब से मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, फ़ोन पर बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कहीं ना कहीं एक इंटरेक्ट होने का मौका मिले। देखो, डिवाइन अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ कि फाइनली आज मैं ही आपको यहाँ अटेंड कर रहा हूँ और इस तरह से हम लोग आज इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत उत्साह भी है आपका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे कलाकार हैं और ऐसे गुरु के शागिर्द हैं जिनका नाम हमने वर्षों से सुना है और उनकी कला को पूरी दुनिया ने सराहा है। जैसा आप आगे आप ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ये एपिसोड के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हम ऑडियंस तक भी आपकी कला को पहुंचा पाएंगे। कला आभूषण के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत तहे दिल से आभार और शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत
एक मंच पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। साथ ही साथ मेरी जर्नी, मेरी तालीम और उनसे रूबरू होने के लिए बहुत बहुत प्यार, आभार और बहुत सारा स्नेह। तो राहुल जी, जैसा कि आपने बताया और हमें पता है, हमारी टीम ने जितनी भी रिसर्च करी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यही है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी कला से, किसी भी हुनर से वो जुड़े हों, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, कल्चर हो, डांस हो, और ऐसे छुपे हुए टैलेंट्स भी हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म या कोई एक मंच नहीं मिल रहा है अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, तो जब हमारी टीम ने पूरा आपके बारे में रिसर्च किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप जो हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जो इतने बड़े मतलब नाम, मुझे तो नाम लेने में भी बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनका नाम इस मंच पर शेयर करना चाहूँगा, पंडित बिरजू महाराज जी, उनके आप शागिर्द रहे हैं और उनसे आपने तालीम ली है उनके इंस्टीट्यूट से। तो क्या आपकी जर्नी रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। जी, सर्वप्रथम आपने कहा कला आभूषण के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना खूबसूरत एक कला को, कलाकार के साधना को एक उड़ान भरने के लिए एक मंच प्रदान किया। साथ ही साथ आपने सही कहा, भारत कलाओं का देश है, विभिन्न प्रकार की कलाएं, साथ साथ समृद्ध संस्कृति, सभ्यता हमारे यहाँ विराजमान है। और जैसा कि आपको पता है, भारत कलाओं का देश है और आजकल के इतने कलाकार हमारे भारत में हैं जो डे बाय डे इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनको वैसे मेहनत के अकॉर्डिंग उनको ना ही प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, ना ही वो अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो यह मंच, जैसे आपकी मेहनत है, वो अति सराहनीय है और बहुत एप्रिसिएबल है। दूसरी बात कि हाँ, मैंने तालीम कलाश्रम पंडित बिरजू महाराज जी और विदुषी शाश्वती सेन जी के सानिध्य में ग्रहण की, लेकिन सर्वप्रथम मैंने अपनी तालीम बिहार में, जहाँ से मैं हूँ, गुरु प्रियापाल जी के सानिध्य में कटिहार जिला से मैंने, जब मैं 3 साल का था तो मैंने अपनी तालीम आरंभ की। उसके उपरांत मैं दिल्ली महाराज जी के पास और दीदी के पास आया। तो राहुल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पंडित बिरजू महाराज जी से तालीम आपने ली है और आप अपार्ट फ्रॉम दैट आप और भी चीज़ें कर रहे हैं साइड बाय साइड, और जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, या जैसे कि हम बात करें इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ की हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हम अपनी कलाओं में ऐसे कई कलाकार हैं, उनके अंदर कला बहुत है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता और एक जो फैमिली की तरह से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट, वो भी नहीं मिल पाता। तो जैसा कि आपने बताया, बिहार के एक गांव, जैसा कि आप बताएंगे अभी ऑडियंस को, आप वहां से आए हैं। मेरे भी कई ऐसे मित्र रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी कला उनके अंदर है और बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ वो काम कर रहे हैं। और जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, इंटरेक्ट होता हूँ, तो उन्होंने बताया कि कितने स्ट्रगल लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उसके लिए फैमिली का मॉरल सपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपका भी कुछ ऐसा रहा, या आपका पूरा फैमिली का जो है पूरा सपोर्ट रहा आपके साथ? जी, सर्वप्रथम आज जो भी हूँ मैं वो अपनी माँ के लिए हूँ, क्योंकि मेरी माँ, अगर उन्होंने आज, उनके द्वारा जो मुझे इनिशियल नहीं मिलता, उनके द्वारा मुझे उनका सानिध्य नहीं मिलता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि मैं जिस ज़िले से आता हूँ, कटिहार जिला, वहाँ से मैं एकमात्र पहला पुरुष कथक नर्तक हूँ, शास्त्रीय। तो ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि उस समय जब मैं 3 साल का था, तो उस समय जो सोसाइटी की जो मेंटालिटी थी कि लड़के घुंघरू पहनेंगे, क्या करेंगे, क्यों पहन रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ मेरी माँ को कभी प्रभाव ही नहीं हुई कि लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं। और उन्हीं का सानिध्य, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का आशीर्वाद मिला, जो मुझे इतने मतलब शब्द नहीं है मैं अपने गुरु के बारे में क्या बोलूं, जो मुझे इतने महान गुरु मिले। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरी तालीम जो मैं कभी महाराज जी के सानिध्य में कुछ सीख पाऊंगा, शाश्वती दीदी के सानिध्य में सीख पाऊंगा, या फिलहाल दीपक महाराज जी के तालीम में कुछ सीख पाऊंगा उनके सानिध्य में। तो यह बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से शहर से आकर और इतने बड़े गुरु आत्मसात कर लेने,
उन्होंने कर लिया मुझे, तो यह बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो राहुल जी, जैसा कि आपने बताया अभी कि जिस बैकग्राउंड से या जिस स्टेट से हम आते हैं, हम सिटीज़ की तरफ, तो क्या ये एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि वहाँ आप फैमिली में रहें और फैमिली की जो एक ट्रेडिशनल जो फिलॉसफी है, अगर आप फार्मर्स फैमिली से हैं तो आपको फार्मिंग ही करनी है, या आप किसी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं तो आगे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो बहुत मुश्किल होता है कि कला के क्षेत्र में अगर आप हैं, आपको गॉड गिफ्टेड कोई कला भगवान ने, ईश्वर ने दी है, और एक ना नेचर, एक प्रकृति एक ऐसी है कि अगर किसी इंसान को भगवान ने, ईश्वर ने कोई कला डाल के भेजी है, तो जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना निकलने के लिए, तो कलाकार भी अपना रास्ता बना लेता है। तो प्राकृतिक कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लग जाती हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लग जाता है। तो आई गेस मैं बिलीव कर सकता हूँ, ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि आपकी भी कुछ जर्नी ऐसी ही रही होगी। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी विधा में हो, उनमें परिवार की महत्व बहुत होती है। तो मेरे वाले केस में मेरी माँ का अगर आज सहयोग ना होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। उन्हीं के द्वारा जो भी संघर्ष उन्होंने किया, तो उनका फल मैं हूँ आज। और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं कटिहार जिले से, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से मैं पहला कथक शास्त्रीय नर्तक हूँ, पहला पुरुष। और ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि ना कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड मेरा, ना ही परिवार में कोई संगीत के बहुत बड़े विद्वान। और उस बीच में मेरी माँ, जो हमेशा चाहती थी कि जो मेरे बच्चों की संस्कार हो वो एक कल्चरल हो, एक सांस्कृतिकमय हो, तो उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में कटिहार में ही मेरे घर के बगल में मेरी जो पहली गुरु प्रिया पाल जी के सानिध्य में उन्होंने मुझे इनरोल करवाया, और वहाँ से मेरी जर्नी यहाँ तक हुई। और रही बात, जैसे आपने बताया कि मोरल सपोर्ट माँ का बहुत ज़रूरी था साथ में, और यूजुअली हमने कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ देखी हैं जिसमें इम्पोर्टेंस और जो अहम रोल वो माँ ने ही निभाया है। तो हम पूरे इंडिया की माँओं का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे कि उनका ही मोरल सपोर्ट रहता है, तभी हम अपनी कला को और अपनी टैलेंट को जो है समाज तक पहुंचा सकते हैं, सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं। और अब बात करते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा की। जैसे कि आपने बताया कि आपका बिहार में पहली आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई जी। प्रिया घोष जी जो भी आपके गुरु रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उनके बारे में, क्या आपने सीखा वहाँ पर और क्या संघर्ष रहे, क्या आपने अचीव किया वहाँ से, और जब इनिशियली आपको तालीम मिल गई तो आपने दिल्ली कैसे मूव किया और यहाँ पर महाराज जी के इंस्टीट्यूट में कैसे आपको यहाँ पर आप शामिल हुए? तालीम चलती रही, प्रोग्राम्स आते रहे, तो प्रोग्राम्स में तो घुंघरू का बहुत महत्व है शास्त्रीय नृत्य में। तो जो हमारे सोसाइटी में थे, तो वो हमेशा कि लड़के घुंघरू पहनेंगे क्या, राहुल की मम्मी ये क्या है, या फिर कुछ कि अरे ये तो लड़कियों का, लड़कियां क्या करती हैं, ये लड़के नहीं करते हैं, लड़के मेकअप थोड़े क्या करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ा। बट ये है ना कि हम किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हैं आजकल के इतने मॉडर्न युग में भी। और जैसा कि हमने देखा है कि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है, तो उससे ओवरकम कर पाना फैमिली को और निकल पाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम, जैसे कि कई सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो यहाँ तक पहुँची हैं अपनी स्ट्रीम में, वो जहाँ पर भी आज हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक उस रूल ब्रेकर वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को किया है, और तभी वो फिर अपनी कला में कुछ अच्छा कर पाए हैं। तो आपके साथ भी वैसे ही हुआ। और आई डोंट थिंक सो कि जैसे हम सिटीज़ की बात करें, यहाँ पर बहुत मॉडर्न फिलोसफी वाले लोग रहते हैं, या मे भी शायद मैं विलेज से नहीं हूँ तो मैं इतना ज़्यादा विलेज में जाता भी नहीं हूँ कि मुझे जहाँ का माइंडसेट उनका पता हो। हाँ, बट एक रिसर्च और एनालिसिस के बिहाफ पर इस कन्वर्सेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ आते हैं इस बैकग्राउंड से, या जो भी हम जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो संघर्ष और ये सारी चीज़ों तो मैटर करती हैं। तो चलिए ठीक है, आप जैसे आज यहाँ तक पहुँचे, फिर अब आगे हम जैसे बिरजू महाराज जी जो भी आपने जहाँ से तालीम ली, तो यहाँ का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और जैसे आपने बताया कथक, तो
क्या कथक में आज हम इंडिया के लेवल पर हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हम इसका फ्यूचर है आने वाले कलाकारों के लिए, और अभी इन द मीन टाइम आप इसको प्रोफेशनली देखते हैं या एक इंटरेस्ट के लेवल पर, हॉबी के लेवल पर देखते हैं, तो क्या आपकी फिलॉसफी है इसके बारे में? जी हाँ, सर्वप्रथम मैं जब कलाश्रम महाराज जी के पास आया, महाराज जी के इंस्टीट्यूट कलाश्रम, उसमें दीदी विदुषी शाश्वती सेन जी के सानिध्य में मैंने कथक नृत्य सीखा, महाराज जी के सानिध्य में, दीपक भैया के सानिध्य में, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। ये ऐसी कलाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है। ये डे बाय डे आपको हमेशा प्रोग्रेस और नए नई चीज़ों को आत्मसात करने के लिए बहुत प्रेरणा करती है। और रही बात कथक की, तो महाराज जी ने जो बेंचमार्क सेट किया है, हम सिर्फ उनका एक अनुकरण ही कर रहे हैं, इमिटेशन। उन्होंने जो कथक को एक नया आयाम दिया है, इतने नेचुरल चीज़ों से उन्होंने जोड़ा है। उन्होंने कथक नृत्य को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने एक जस्ट, मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उन्होंने जो कार्य किया है तो वह कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में पूरी नहीं की जा सकती है। उनका लाइफ लॉन्ग जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने सही बात बोली कि इतने बड़े कलाकार का, इतने बड़े गुरु का हम कुछ शब्दों में मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनके लिए तो उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी कला ही पूरी ज़िंदगी थी। तो एक कलाकार के लिए होना भी यही चाहिए कि जो उसका आर्ट फॉर्म है, वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तो वो कला को प्रेजेंट ना करके वो ज़िंदगी में अडेप्ट कर ले अपनी। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हमें म्यूज़िक में, जब हम म्यूज़िक की तालीम ले रहे थे, तो उसमें हमें ये सिखाया जाता था कि अगर आप वोकलिस्ट हैं, तो वोकलिस्ट होने के साथ अगर आप कुछ गा रहे हैं, आपने तालीम तो ले ली, लेकिन आपके लाइफ में, आपके जीवन में वैसा व्यवहार आपका नहीं है, आपका नेचर वैसा नहीं है, तो वो आपकी गायकी में झलकेगा। तो शायद कुछ कथक में, डांस फॉर्म में भी ऐसा कुछ है कि जो आपका नेचर है या जो आपकी फ़िलॉसफी है, उसको आपको प्योर करना होगा मेडिटेशन के ज़रिए या एक अच्छी सोसाइटी से, अच्छी स्किल से, अपब्रिंगिंग से, वो आपके डांस फॉर्म में झलकता है वो चीज़। क्या ऐसा भी है? जी ज़रूर। महाराज जी हमेशा कहते थे कि भले ही तुम एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार बनो या ना बनो, लेकिन एक अच्छे मनुष्य जरूर बनो, क्योंकि तुम्हारी जो छवि है वो तुम्हारे कला या तुम्हारी विधा में वो रूबरू दिखेगी। अगर तुम क्रूर होगे तो तुम्हारे नृत्य में भी वो क्रूरता दिखेगी। अगर तुम एक दिल के एकदम स्वच्छ होगे, एकदम साफ, तो एकदम वो जल के समान वो दिखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ आत्मसात कर रहे हैं, जो भी चीज़ तालीम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो एक शुद्ध मन से, एक निष्पक्ष भाव से उसको प्रेषित करने की हमेशा कोशिश किया जाना चाहिए। यू मीन श्रद्धा और सबूरी, यहाँ पर हमें अपने गुरु के लिए श्रद्धा भी रखनी है और अपनी कला के लिए भी श्रद्धा रखनी है, और सब्र भी बहुत ज़रूरी है। बहुत श्रद्धा के साथ साथ जब हमारे अंदर सब्र होगा, पेशेंस होगा, तभी हम डे बाय डे उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो राहुल जी, बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। ये जो आपकी कला है कथक नृत्य, तो कई डांस फॉर्म्स भी हम देख रहे हैं, जिस तरह के कई रियलिटी शोज आ रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या डांस फॉर्म्स उस फॉर्म में जा रही है। तो क्या हम कथक सीख कर, क्लासिकल सीख कर, जो भी ऑडियंस आज हमें पॉडकास्ट को देख रही है, तो जो भी स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या वो इसको परस्यू कर सकते हैं प्रोफेशनली, या एज एन इंटरेस्ट या हॉबीज़ की तरह इसको आगे परस्यू कर सकते हैं? जी ज़रूर, इसे प्रोफेशनल तौर से वो सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी विधा हो, कोई भी कला हो, उसमें टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये कोई, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 1 साल में, 2 साल में सीख कर आप तुरंत। तो इसमें आपको पूरी साधना देनी पड़ेगी, कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा। ठीक है, कि इसकी अपनी कोर्स होती है, जो भी 8 साल की कोर्स होती है, 11 साल की कोर्स होती है, उसके बाद आप कुछ, मतलब इसीलिए जो भी शास्त्रीय चीज़ें हैं बहुत लोग को समझ नहीं आती है, जिस कारण से लोग क्या है, पाश्चात्य कला की और ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं। तो आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि हमारे यहाँ की जो मुद्राएं हैं, जो गेस्चर्स हैं, वो फॉरेन स्पेन में ले लो आप, फ्लेमिंगो या टैप डांस ले लो, ये बहुत सारे जो फुटवर्क है हमारे, वो टैप डांस में एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं। फ्लेमिंगो जो इंटरनेशनल डांस फॉर्म है, तो उसमें भी जो गेस्चर्स है, जो मुद्राएं हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो कथक से, हमारी मुद्राओं से, भारतीय विधाओं से बहुत कुछ लिया गया है। और कथा का जो तात्पर्य है कि कथा कहे सो
कथक कहलावे। जो कथा बोलने की परंपरा है, चाहे वो अपने भावनाओं के द्वारा, अपनी मुद्राओं के द्वारा, अपने गीत संगीत के द्वारा, वो सारे कथक के ही अंतर्गत आते हैं। तो कथक की परंपरा की बात की जाए तो सर्वप्रथम कथक जो है मंदिरों से उसका आगमन हुआ। उसके बाद फिर आते आते 30 त्योहारों, जो उनके जो बाकायदे जो लोक कलाओं में, जो लोक संस्कृति, लोक उत्सवों में उनका, ऐसे आप जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी हमारी आ रही है अभी, तो उसके बाद फिर मुगल कोर्ट तक आया। फिर मुगल कोर्ट से सिनेमा तक ये महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां मुगल कोर्ट से उन्होंने सिनेमा तक, उनके पूर्वजों ने, उनके गुरुओं ने, उनके चाचा दादाजी ने बहुत काम किया। महाराज जी ने कहा एक 4 दीवार में जो कथक बन चुकी थी उनको उन्होंने बॉलीवुड तक इंट्रोड्यूस किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कथक के लिए, भारत के लोग के लिए, पूरे विश्व के लिए। काफ़ी लंबी जर्नी रही है एक इनिशियल लेवल से इसको प्रोफेशनली यहाँ तक लेके आने की, और कई ऐसे बड़े नाम और कई ऐसे बड़ी शख्सियतों की बहुत मेहनत भी इसमें लगी है इस कला को, शैली को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपने बात की डांस फॉर्म्स की, जैसे अभी फ्लैमिंगो है या जो भी वेस्टर्न कल्चर्स के डांस फॉर्म हैं, तो उन्होंने अडेप्ट किया है हमारे इस कथक फॉर्म को, मुद्राओं को, अडेप्ट की है चीज़ों को। जी, उनकी अगर इतिहास देखी जाए तो अडेप्ट मतलब वो डायरेक्ट कथक एज इट इज़ नहीं करते, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पैटर्न्स होती हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे गेस्चर्स, मुद्राएं होते हैं, तो उनका बहुत उनमें यूज़ है। वो बहुत, आप जब देखोगे फ्लेमिंगो के तो उनके हाथों के जो मुद्राएं होते हैं, जब आप टैप देखोगे तो टैप में बाकायदा उनके जो फुटवर्क होते हैं, हमारे भी एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स फुटवर्क होते हैं, तो उनके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह की चीज़ें वो भी यूज़ करते हैं। वो तो बहुत कुछ हमारे भारत, क्योंकि हमारा जो नृत्य है, हमारी जो विरासत है वो अति प्राचीन है। उस प्राचीन काल, वैदिक काल, लौकिक काल से आते आते आज हम लोग आधुनिक काल तक हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास में भी है कि यह जो है सारा रुझान जो है, चाहे वो शास्त्रीय का हो या पाश्चात्य का हो, तो यूं पाश्चात्य कलाएं या फिर हमारे भारत, दोनों की अपनी एक अलग भूमिका है, अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य कलाएं जो हैं वो यूजलेस होती हैं, या हमारी सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, अपनी अपनी उसकी भूमिकाएं हैं, अपना इतिहास है, लेकिन हमारी कलाएं अति प्राचीन हैं। तो राहुल जी, हम हर कला का सम्मान करते हैं, और डांस फॉर्म्स कोई भी हो, देखो डांस फॉर्म्स अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग नेशंस हैं, सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं, सबके ट्रेडिशनल कुछ डांस फॉर्म्स भी होते हैं। तो हम हर कला का सम्मान करते हैं और वो सीखने भी चाहिए और करने भी चाहिए। तो जैसा कि मैं समझता हूँ, ये जो हमारा कथक क्लासिकल फॉर्म है, ये अलाइन करता है मेडिटेशन को और हमारी इनर प्योर सोल को के लिए काम करता है। और जो डांस फॉर्म्स हैं वो जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आज की जो आप देख रहे हैं कि जो हम जिस युग में जी रहे हैं या जो अभी चल रहा है माहौल, तो उसके लिए एक मेडिटेशन फॉर्म या योग मुद्राएं, जैसा कि आपने बताया, तो मैं अभी चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ एक फॉर्म्स जो भी आपको लगता है जो आपका वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म हो, तो क्या आप वो शेयर कर सकते हैं? जी ज़रूर, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि अब हमारी जो शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी हुई है। जब आप देखोगे कोई अदर डांस फॉर्म आप करोगे तो वो सिर्फ म्यूजिक बजेगी और आप परफॉर्म करोगे, बट जब हम लोग शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो उसे हमें म्यूजिक को सुनना पड़ता है, फिर हमें उस लय बहुत महत्वपूर्ण है, उस लय को आत्मसात करनी पड़ती है, फिर हमें अपनी मुद्राओं पे ध्यान देना पड़ता है, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो एक मेडिटेशन ही है शास्त्रीय नृत्य, जो हमें एकदम सीधा वैज्ञानिक तौर से वो जोड़ता है हमें। मतलब बहुत टेक्निकली आप अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं, और बहुत श्रम और बहुत परिश्रम आपको करके इस डांस फॉर्म को जो है सीखना पड़ता है। और वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, श्रद्धा और सबूरी, तो वो बहुत इसमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे प्योर डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के कि इनको सीखने के लिए हमारी एक ज़िंदगी छोटी पड़ सकती है। जी, आपने सही कहा। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ऐसी नृत्य है जहाँ संगीत की तीनों विधाओं का संगम है, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, चाहे वो संगीत हो, और चाहे वो नृत्य हो। इन 3 चीज़ों का ही समागम कह के हम संगीत कहते हैं, ठीक है। तो और कथक नृत्य में ये तीनों का समागम है। अगर आप एक अच्छे नर्तक हैं तो आपको एक
आपको थोड़ी सी समझने के लिए आपको संगीत की भी ज्ञान होनी चाहिए, साथ ही साथ वाद्य यंत्र की भी ज्ञान होनी चाहिए, तभी एक आप संपूर्ण कलाकार बन पाएंगे। और महाराज जी तो अद्वितीय एकदम, वो तो अद्वितीय थे। इतने सुंदर प्रकाशनिस्ट, इतने सुंदर वोकलिस्ट, इतने सुंदर नर्तक, कंपोजर, पेंटर, साहित्यकार, मतलब क्या बोलूँ, एक डिवाइन थे वो। तो राहुल जी, आप तो कला के सागर के साथ आपने डुबकी लगाई है और वहीं आपने इतनी कला की तालीम ली है, और मैं समझता हूँ आज मैं बहुत ही ज्ञानी आदमी के साथ बैठा हूँ उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो डांस फॉर्म, कला, जो भी ये सब चीज़ें आपने गुरुजी से सीखी हैं, और जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि बॉलीवुड में भी उन्होंने कई उनकी अचीवमेंट्स और कई मूवीज़ में, सॉन्ग्स में उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो आपको तो ऐसे पर्सनल मोमेंट उनके साथ कई बार शेयर करने का मौका मिला होगा या कुछ सीखा होगा, कई चीज़ें सुनी होंगी। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या आप वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। सही मायने में ज्ञान की परिभाषा महाराज जी थे। मैं बस एक अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा मनुष्य बन जाऊँ तो जीवन उसी में सफल हो जाए, और जो जितनी भी मेरे गुरु हैं, दीदी, महाराज जी या दीपक भैया, उनकी तालीम को आत्मसात कर पाऊँ, उनके दिखाए गए मार्ग पर चल पाऊँ। और रही बात महाराज जी की, तो महाराज जी ने बॉलीवुड को एक नई परिभाषा दी। महाराज जी ने कथक को एज इट इज़ वही रहने दिया। उन्होंने ना कभी उसके शुद्धता के साथ छेड़छाड़ किया, ना ही उन्होंने कभी बहुत ग्लैमर के लिए उन्होंने कुछ बाहरी तत्वों का मिश्रण किया। जो कथक थी एज इट इज़ उसको वही रखा। चाहे आप ये शतरंज के खिलाड़ी मूवी आप देखोगे, जो शतरंज जी की जो मूवी थी, तो उनमें महाराज जी ने खुद एक ठुमरी गाई है, और मेरी गुरु विदुषी शाश्वती सेन जी ने उसमें प्रस्तुति की है। साथ ही साथ बाजीराव मस्तानी, देवदास, गदर, है ना, ये गदर 2 या गदर 1? नहीं, गदर वन में जो आन मिलो सजना है। अच्छा, तो उसमें महाराज जी ने, वो जो बहुत फेमस, जी। तो वो सब महाराज जी ने ही कोरियोग्राफ किया। और आप देखोगे इतनी सुंदर, इतनी शालीनता और इतनी खूबसूरत तौर पे उन्होंने एक उसमें पिरोया है कि वो एक अद्वितीय है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज, जैसे पद्मावत का आपने नाम लिया, या बाजीराव मस्तानी का आपने नाम लिया, और गदर 1 का नाम लिया, तो उसमें कुछ ऐसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स थे, और जिन डांस फॉर्म्स को पूरे वर्ल्ड ने कितना सराहा है। तो मतलब ये टैलेंट एक ऐसा है कि आप इस लेवल तक आकर और अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो ये इंस्पिरेशन है। तो चलिए अब जानते हैं आपके, जैसा कि अभी हमारी टीम ने रिसर्च करी है और आपके बारे में जाना है कि आप वर्ल्ड टूर्स भी इस कला के माध्यम से कर चुके हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है वहाँ, अपने इस कला शैली को, अपने टैलेंट को कैसे वहाँ प्रेजेंट किया, और वहाँ के लोगों ने कितना सराहा हमारे इस इंडियन टैलेंट को? जैसा कि आपको पता है कि मैं एक कलाकार हूँ, के साथ साथ मैं एक साहित्य का अध्येता भी हूँ। मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। बचपन से ही मुझे साहित्य पढ़ना, कविता पाठ करना, प्रस्तुति करना, तो मैं साहित्य और संगीत को एक दूसरे का पूरक मानता हूँ। और इसी का परिणाम रहा कि मैं फॉरेन में गया, अपने नृत्य का प्रदर्शन किया, साथ ही साथ साहित्य के साथ जोड़कर, और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मुझे पिछले वर्ष स्कॉलरशिप मिली थी। इस वर्ष भी मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैं टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया से मैं जस्ट अभी आया हूँ परफॉर्मेंस करके, अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कर कर। तो ये किसी भी विद्यार्थी के लिए एक माइलस्टोन वाली ही बात होती है कि जो वो सपना देखता है और उसको वो पूर्ण कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैंने जो सोचा आज वो चीज़ हो रही है। तो इनका पूरा श्रेय मैं अपने गुरुओं को देता हूँ, मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक, मेरे प्रोफेसर जिनके अंडर मैं अभी कर रहा हूँ जी, प्रोफेसर राम नारायण पटेल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी वरिष्ठ एक आचार्य हैं, संगीत आचार्य। तो इन सभी का मिश्रण रहा है कि जो मैं अपने नृत्य को अपने साहित्य से जोड़कर मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ। और रही बात, एक बहुत सुखद अनुभव होता है जब आपके नाम के साथ आपके देश का नाम जुड़ जाता है।
तो यह एक सपना ही था जब मैं पहली बार गया, जब मैं वहाँ कहा गया कि राहुल कुमार रजक फ्रॉम इंडिया। तो ये अपने आप में ही एक बहुत मतलब शब्द नहीं है बहुत ही मेरे proud पास, मैं moment। क्या बोलूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि जब मैं देखता था कोई भी मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया होते थे या ओलंपिक में सब यूं लेकर अपने फ्लैग को, तिरंगा को लेकर करते थे, तो एक बहुत प्राउड फील लगता कि हाँ कुछ तो आई कैन डू इट ऑब्वियसली वन डे। तो ये बहुत बड़ी बात रही, और इस कला के माध्यम से मैं वहाँ पे अपने नृत्य को, अपने आप को प्रसिद्ध किया, अपने भारत को प्रसिद्ध किया। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यही खासियत है हमारे इंडिया की कला की, शैली की और टैलेंट की। और ऐसे महान कलाकार जब हमारे बीच में बैठे हों तो हम ये गर्व से कह सकते हैं, हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि वी आर इंडियंस। और जो हमारे देश का नाम, हमारी कला को, संस्कृति को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा रहे हैं। तो राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ ये मोमेंट शेयर करने के लिए। और इस मंच को और भी आज हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम ऐसे कलाकारों को इस मंच पर लेकर आ पा रहे हैं, और वो आ रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। राहुल जी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और बहुत कुछ आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ इस मंच पर, और ऑडियंस के साथ भी। होप सो ऑडियंस को भी ये एपिसोड सुनकर भी मज़ा आया होगा और उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ होगा। जो इस डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो है, डांस फॉर्म से या इस कला शैली से अवेयर नहीं है उनके लिए भी एक प्रेरणा का ये एपिसोड काम करेगा। और हम आशा करते हैं कि आगे आपकी जो परफॉर्मेंस अभी आने वाली है एपिसोड के रूप में, तो उसमें आपका पूरा रूप और पूरा जो आपकी कला शैली को आप प्रेजेंट करेंगे, वो उससे हम पूरे इंडिया के लिए एक बेंचमार्क सेट कर पाएंगे कि ये रियल टैलेंट है इंडिया का, ये रियल डांस फॉर्म है इंडिया की। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने का। और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और इंटरेक्शन किया जाए और कुछ और नई बातें, कुछ और नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी धन्यवाद।